हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी का लास्ट मिनट सजेशंस लाया हूं। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हिंदी में मैं जो भी क्वेश्चन दिया था वो सभी क्वेश्चंस आया था। हिस्ट्री में भी आपको जो क्वेश्चन दिया गया था वो सभी क्वेश्चंस आया था। इकोनॉमिक्स में भी जो क्वेश्चंस मैं बताया था सजेशंस वो सभी आया था, और एडुकेशन में भी मैं जो बताया था वो सभी आया था। इसके साथ फिलोसफी में भी जो बताया था वो सभी क्वेश्चंस आया था। इंग्लिश में पढ़ाता नहीं हूँ, फिर भी मेरा इंग्लिश में 6 मार्क्स का 3 क्वेश्चंस आपको मिल गया था, और ईवीएस में पूरा क्वेश्चंस नहीं मिला था, मगर आप लोग लिख सकते थे। तो इतने सजेशंस मिलने के कारण एक तो लाइक बनता है। आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ज्योग्राफी में भी मैं जो बताऊंगा आपको मिल जाए। लेकिन ज्योग्राफी में एक प्रॉब्लम ये होता है कि आपको जो एक क्वेश्चन पूछता है टोटली 7 मार्क्स का नहीं पूछता। आपको क्वेश्चन पूछेगा 2 + 3 + 2, 5 + 2, 4 + 3, इस टाइप से ज्योग्राफी में आपको पूछता है। इसीलिए ज्योग्राफी में बताना मुश्किल है, फिर भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैं जो बताऊंगा आपको एग्जाम में मिल जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन जो देता है 7 नंबर का, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कास्ट प्रदेश या चुना प्रदेश। कास्ट भू आकृति के विकास हेतु आवश्यक स्थितियों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। कास्ट प्रदेश में डोलाइन, पोनोर, घोलन, पोलजी, युवाला किस प्रकार तैयार होता है, नाम भी दे सकता है। लेकिन कास्ट प्रदेश से आपको 3 क्वेश्चन है। आप लोग एग्जाम में ठीक से लिखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा है। ऐसे तो इस साल सबसे अधिक चांस है कि कास्ट प्रदेश ही आपको देगा, लेकिन कौन सा क्वेश्चन देगा एग्जाम में आप लोग ठीक से लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है कास्ट भू आकृति के विकास हेतु आवश्यक स्थितियों की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। डिस्कस द कंडीशन नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कास्ट लैंडफॉर्म। और दूसरा है कास्ट प्रदेश में डोलाइन। इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि कास्ट प्रदेश के अपक्षरण जब पूछ दे, अपक्षरण, अपर्दन या कटाव, तब क्या करेंगे, हम यही वाला आंसर लिखेंगे। ध्यान से सुन लीजिए। इरोसिन ऑफ कास्ट रीजन। एक क्वेश्चन और आपको दे सकता है कास्ट प्रदेश से। एक क्वेश्चन और है कि कास्ट प्रदेश में स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट और कांद्रा स्तंभ किस प्रकार तैयार होता है। नाम भी दे सकता है, नहीं तो इसको आपको निक्षेपण पूछेगा, निक्षेपण या जमाव। कास्ट प्रदेश का दूसरा नाम चूना प्रदेश भी, निक्षेपण या जमाव आपको दे सकता है एग्जाम में। डिपॉजिट ऑफ कास्ट रीजन। कास्ट प्रदेश से यही 3 क्वेश्चन से आप देखिएगा कि कौन सा आपको एग्जाम में दे रहा है। इसके अलावा आप लोग पड़वाल भीति भी आप लोग दे सकते हैं। विभिन्न प्रकार की पड़वाल भीति की उत्पत्ति के कारण। कोरल रीफ। इंग्लिश का जो स्टूडेंट है, मैं इंग्लिश और हिंदी में पहले से ही सजेशंस दिया हूं, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देखना चाहे तो विलियम्स डेविड का अपर्दन चक्र देख सकते हैं, और इसके अथवा में आपको मृदा से रहेगा, मृदा यानी मिट्टी। तो मिट्टी का जो इस साल इंपॉर्टेंट है, आपको मिट्टी के संरक्षण की विधियां, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, और मिट्टी के कटाव के कारण कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन। एक क्वेश्चन और दे सकता है कि मृदा के निर्माण में चट्टान या सेल या रॉक सेल की क्या भूमिका है। पिछले साल जलवायु से पूछ दिया है, तो आपको एक क्वेश्चन दे सकता है। और मृदा परिच्छेदिका भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, सोल प्रोफाइल। तो यहां पर आपको 2 क्वेश्चन देगा। एक आपको
काष्ठ प्रदेश से दे सकता है और एक आपको मिट्टी या मृदा से देगा। दो में से कोई आपको एक लिखना रहेगा। दो में से क्या है, आपको कोई एक लिखना रहेगा। ये कोई मृदा क्षेत्र का वर्गीकरण भी करना चाहता है तो कर सकता है। इसके अलावा 2 नंबर में इलिवेशंस एंटीसोल मोलिसोल्स आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है 2 नंबर में, क्योंकि देखिए यहां पर आपको 5 नंबर में तो काष्ठ प्रदेश मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ 2 नंबर में कौन सा देगा वो जो है बोलना मुश्किल है। फिर भी आपको मिलेगा क्वेश्चन जरूर ही। जो सेकेंड क्वेश्चन आपको आएगा, सेकेंड क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसूनी जलवायु में क्या अंतर है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन मानसून क्लाइमेट एंड मेडिटेरियन क्लाइमेट। इसके अलावा आपको जैव विविधता से आपको इस साल जरूर देगा। जैव विविधता किसे कहते हैं, जैव विविधता का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नष्ट या लुप्त होने के या विलुप्त होने के, जैव विविधता के नष्ट या विलुप्त होने के क्या कारण है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। संरक्षण से जैव विविधता के संरक्षण की 2 विधियां है, इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन, जो कि ज्योग्राफी में आपको कभी पूछा नहीं है, ईवीएस में ही पूछता है, मगर आप लोग देख सकते हैं। हॉट स्पॉट का नाम, जैव विविधता के 2 हॉट स्पॉट क्षेत्र का नाम पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा जैव विविधता से एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जैव विविधता में आनुवांशिक विविधता तथा जातीय विविधता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। जैव विविधता से आपको जरूर ही क्वेश्चन आएगा, शीतोष्ण चक्रवात के जीवन चक्र का वर्णन उपयुक्त चित्र द्वारा करें। इसके साथ शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में क्या अंतर है, चक्रवात और प्रति चक्रवात में क्या अंतर है। जो इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट है प्लीज वो, मैं पहले भी ज्योग्राफी का सेशंस का वीडियो अपलोड किया हूं, वहां से देख ले। उसके बाद से उद्भिद जो है, पिछले साल हेलोफाइट आ गया, तो इस बार मरुद्भिद वनस्पति जीरोफाइट, और है आपको हाइड्रोफाइट और मीसोफाइट भी है। लेकिन हाइड्रोफाइट और मीसोफाइट आपका एचएस एग्जाम में न्यू सिलेबस में कभी पूछा नहीं। हाइड्रोफाइट माने जो पौधा जल में उगते हैं, जैसे जलकुंभी, तो आप जलकुंभी के आधार पर भी आप बनाकर लिख सकते हैं। मीसोफाइट जैसे आम, बरगद, ये सब पौधा हो गया। जेट प्रवाह किसे कहते हैं देख सकते हैं, एलनीनो तथा लानीनो के प्रभाव की चर्चा। और चक्रवात की आंख किसे कहते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन आपको आएगा कृषि से आएगा, तो 2 को पहले कीजिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशंस और ब्लू रिवॉल्यूशन। हरित क्रांति और नीली क्रांति का ज्यादा चांस है। अभी तक जो स्टूडेंट कुछ भी नहीं पढ़े हैं वे क्या करेंगे, उनके लिए मैं एक क्वेश्चंस बता रहा हूं जो कि आप 10वीं कक्षा में भी पढ़े हैं और आपको एग्जाम में वो क्वेश्चंस मिलना चाहिए। जैसे यहां पर देख सकते हैं आप लोग, गन्ना की खेती के लिए 2022 में आया, उपयुक्त स्थितियों को संक्षेप में लिखिए। मिस्र में उत्तम, 2023 में क्वेश्चन घुमा के दिया, लेकिन आंसर वही होगा। मिस्र में उत्तम गुणवत्ता वाले कपास के उत्पादन को नियंत्रित करने वाले घटकों को स्पष्ट करें। अभी जो टेस्ट पेपर देखने में आया है और जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन देखने में आया है, उससे आपको तो लग रहा है कि जैसे 10वीं कक्षा में आप लोग पढ़े होंगे, धान, गेहूं, जूट, कपास, चाय, कहवा, गन्ना के आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, तो बहुत ही आसान आंसर होता है। तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल, सस्ते अनुकुशल श्रमिक खाद। तो किसी एक का भी आप लोग याद कर लीजिएगा तो आराम से लिख सकते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस घुमा के देगा। आप लोग 10वीं कक्षा में पढ़े हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस आपको घुमा के देगा कि दक्षिण भारत में
कहवा की कृषि के विकास के क्या कारण है, श्रीलंका में चाय की कृषि के विकास के क्या कारण है, बांग्लादेश में जूट या पाट की कृषि के विकास के क्या कारण है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आ सकता है और आप लोग 10वीं कक्षा में भी पढ़े तो आराम से लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग मेरे YouTube चैनल पर जाके देखिएगा, 10वीं कक्षा के कृषि में मैं लिखाया हूँ, वीडियो भी अपलोड किया हूँ, तो वहां से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आप लोग यहां से फसल संयोजन और फसल चक्र जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फसल चक्र का अलग नाम याद कर लीजिएगा। फसल चक्र किसे कहते हैं? फसल चक्र की 2 विशेषता और 2 लाभ और हानि। जैसे यहाँ पर दिया चावल और गेहूं की खेती के लिए जलवायु तथा मृदा या मिट्टी की स्थिति का तुलनात्मक विवरण दीजिए। तो एक तरफ क्या हो जाएगा चावल, एक तरफ गेहूं हो जाएगा। तो जलवायु में क्या लिखना पड़ता है? तापमान और वर्षा। तो चावल की कृषि के लिए क्या अधिक वर्षा और गेहूं की कृषि के लिए कम वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। और जो मिट्टी, यदि आपको एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है कौन सा मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है तो उपजाऊ मिट्टी लिख दीजिएगा, तभी पर आपको नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ से आधुनिक कृषि में यंत्रीकरण या मशीनरीकरण के 2 लाभ और 2 हानि बताएं। एक क्वेश्चन आप दे सकते हैं कि विस्तृत कृषि निर्यात प्रधान क्यों होती है? तो विस्तृत कृषि ऐसे देशों में होती है जहां पर जनसंख्या कम होती है और खेतों का आकार बड़ा होता है, इस कारण से वो निर्यात प्रधान होती है। और एक क्वेश्चन आपको दे सकता है कि गहन कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम क्यों होता है? तो गहन कृषि ऐसे क्षेत्रों में होती है जहां जनसंख्या अधिक है और भूमि क्या है कम होता है, इसीलिए वहां पर प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है। इसके अलावा देखिए ज्योग्राफी में बोला नहीं जा सकता है, गहन कृषि और विस्तृत कृषि के बीच में अंतर आप लोग याद कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंडस्ट्री से कोई ना कोई इंडस्ट्री का विकास के कारण आएगा, नाम भले से चेंज कर दे, आंसर सबका एक ही होगा। कच्चे माल की सुविधा, शक्ति के साधनों की सुविधा, यातायात की सुविधा, स्वच्छ जल की सुविधा, बाजार की सुविधा। पूर्वी मध्य भाग में लौह इस्पात उद्योग के विकास के क्या कारण है? सूती वस्त्र उद्योग को फूटलूज उद्योग क्यों कहा जाता है? ब्राजील में रबर उद्योग की प्रमुख समस्या, भारत क्यों रेडीमेड वस्त्र उद्योग में विकसित है? पश्चिम भारत में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के क्या कारण है? अब मैं ये बोला हूं अभी एग्जाम में आ जाए कि गुजरात और अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के क्या कारण है, तो आंसर वही होगा। अगर आपको एग्जाम में दे दे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के क्या कारण है, तो आपको अलग से आंसर नहीं तैयार करना है, उसी के आधार पर लिख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, 5 नंबर का कोई ना कोई इंडस्ट्री का विकास का कारण आपको देगा, सिर्फ कच्चा माल ही सब में अलग होगा, तो आप आराम से लिख सकते हैं। रूढ़ औद्योगिक क्षेत्र के विकास के क्या कारण है, तो इसका भी आंसर वही होगा, कच्चे माल की सुविधा, शक्ति के साधनों की सुविधा, स्वच्छ जल की सुविधा, यातायात की सुविधा। मलेशिया में रबर उद्योग क्यों विकसित है? कनाडा में कागज उद्योग क्यों विकसित है? या भारत में कागज उद्योग क्यों विकसित है? कोई ना कोई इंडस्ट्री के विकास का कारण आपको आएगा, आप आराम से तैयार कर लीजिए। अगर आप एक भी तैयार कर दे तो बनाकर लिख कर जरूर आइएगा। देखिए खाली पेज में आपको नंबर नहीं मिलेगा, सबका पॉइंट एक ही है इंडस्ट्री में विकास के कारण में, सिर्फ कच्चा माल अलग हो जाएगा। जैसे लौह इस्पात का कच्चा माल कच्चा लोहा हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग का कपास हो जाएगा, कागज उद्योग का मुलायम लकड़ी, रद्दी कागज, ठीक है, सबका अलग अलग होगा। रबर उद्योग का रबर होगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकता है कि गुलाबी कुर्ताधारी किसे कहते हैं, तो जो व्यक्ति तृतीय के क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलाप में जुड़े रहते हैं उसे गुलाबी कुर्ताधारी कहते हैं। जैसे यातायात, पर्यटन, व्यापार, संचार। सफेद कुर्ताधारी जो व्यक्ति
चतुर्थ क्रियाकलाप में लगे रहते हैं उसे सफेद कुर्ताधारी कहते हैं। लाल कुर्ताधारी जो प्रथम आर्थिक क्रियाकलाप में रहते हैं, जुड़े रहते हैं, इससे आपको जरूर देगा। ठीक है। प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण क्या है? कृषि और पशुपालन। द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण उद्योग धंधे। तृतीय का यातायात, संचार, व्यापार, बैंक। तो आपको 1 नंबर में जरूर पूछेगा। इस टाइप से भी क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं कि कागज उद्योग के विकास के लिए आवश्यक कच्चा माल क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज से क्या समझते हो? किसी देश की आर्थिक स्थिति पर पर्यटन का क्या प्रभाव पड़ता है? उसके बाद जनसंख्या से अत्यधिक आबादी, ओवर पॉपुलेशन, और जनसंख्या अंडर पॉपुलेशन। भारत में नगरीकरण की समस्या, जनसंख्या घनत्व तथा मानव भूमि अनुपात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में जनसंख्या के असमानता के क्या कारण है? भारत में जनसंख्या के, या विश्व में दे देता, आप अलग से आंसर याद करने मत चले जाइएगा। और जनसंख्या संक्रमण मॉडल के विभिन्न चरण, जनसंख्या से आपको जरूर ही देगा। आदर्श जनसंख्या माने ऑप्टिमम पॉपुलेशन किसे कहते हैं और उसकी 2 विशेषता है। भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है? अभी तक कभी पूछा नहीं है, कम चांस है। अधिवास से आप लोग आराम से कर सकते हैं। देखिए, अधिवास 2 प्रकार के होते हैं, ग्रामीण अधिवास, रूरल सेटलमेंट, नगरीय अधिवास, अर्बन सेटलमेंट। तो इससे भी एक क्वेश्चन कॉमन देता है जो कि आप आराम से लिख सकते हैं। अंतर दे दिया तो आप आराम से लिख सकते हैं कि ग्रामीण अधिवास के लोग क्या है? कृषि कार्यों में जुड़े रहते हैं। नगरीय अधिवास के लोग व्यापार, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में जुड़े रहते हैं। ग्रामीण अधिवास की जनसंख्या कम होती है, नगरीय अधिवास की जनसंख्या अधिक होती है। ग्रामीण अधिवास के घर मिट्टी के बने होते हैं, नगरीय अधिवास के घर पक्के ईंटे के बने होते हैं। तो आप आराम से इसी के आधार पर आप बना के भी लिख सकते, छोड़कर मत आइएगा। ज्योग्राफी देखिए बहुत ही आसान है, मैं किसी को लगता है कि वो हार्ड है। इसके अलावा देखिए 2023 में क्वेश्चन पूछा, आकेंद्रित बस्ती के विकास के क्या कारण है? आकेंद्रित बस्ती का दूसरा नाम अधिवास है या परकीर्ण अधिवास है। किसी भी बस्ती के विकास का कारण, सभी बस्ती के विकास का कारण एक ही होता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको अधिवास से पूछ सकता है। तो क्यों होगा? क्योंकि वहां की 1 नंबर पॉइंट हो जाएगा उपजाऊ मिट्टी, दूसरा होगा नदी के किनारे, तीसरा होगा यातायात की सुविधा, 3 आराम से लिख सकते, चौथा होगा उद्योग धंधे की सुविधा। तो किसी भी बस्ती का विकास का कारण, जहां पर घना आबादी रहता है वहां पर देखिए मिल कारखाना रहेगा तो घना आबादी हो जाएगा, उपजाऊ मिट्टी रहेगा तो घना आबादी हो जाएगा। नदी के किनारे देखिएगा आबादी ज्यादा घना रहता है क्योंकि वहां पेयजल की सुविधा होती है। रीजनल डेवलपमेंट से हल्दिया बंदरगाह के विकास के कारण, बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास के कारण। एक क्वेश्चन आप देख सकिएगा, योजना क्षेत्र किसे कहते हैं? और योजना क्षेत्र जो 2 प्रकार के होते हैं, मैक्रो प्लानिंग, हिंदी नाम अलग अलग दिया, मैं इंग्लिश नाम ही पढ़ रहा हूं। मैक्रो प्लानिंग रीजन और माइक्रो प्लानिंग रीजन में क्या अंतर है देख लीजिएगा। फिर से मैं बोल देना चाहता हूं, कास्ट प्रदेश 5 नंबर में अधिक चांस है। और कोई भी इंडस्ट्री, लो इस्पात, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, रबर उद्योग, सभी का आंसर लगभग एक ही होता है। और कृषि से जो मैं बोला हूं, क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी में समझना है। क्वेश्चंस आपको जैसे आपके सर लिखाए होंगे या जैसे सजेशन में उस टाइप का क्वेश्चंस नहीं आएगा। क्वेश्चन आप समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो इंग्लिश में समझिए, इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो बांग्ला में समझिए। क्वेश्चंस आपको मालूम रहेगा, ज्योग्राफी में क्वेश्चंस घुमाकर पूछता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।